सेक्शन 14 इनकम टैक्स एक्ट में बात करता है कि किसी भी असेसी की टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए सेक्शन 14 कहता है कि आपको उस असेसी की इनकम को डिफरेंट हेड में कैलकुलेट करना है। मान लीजिए एक पर्सन की सैलरीज इनकम भी है, फिर वो बिजनेस भी साइड में करता है और तो उसकी बिजनेस इनकम भी आ रही है। और अगर उसके पास में एक हाउस है जिसको उसने रेंट पे दे रखा है तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रही है। इसके अलावा अगर वो शेयर्स में डील करता है तो कैपिटल गेन भी बन रहा है, और इंटरेस्ट डिविडेंड अगर मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। तो यहाँ पर आप अगर जब उस असेसी की इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने सारी उसकी इनकम को एक साथ किया और टोटल कर दिया, तो ये असेसी की टोटल इनकम आपने इस तरीके से कैलकुलेट की, ये नहीं होगा। एक असेसी की इनकम को आपको डिफरेंट हेड में जिस तरीके से प्रोविजंस दे रखे हैं उसमें हमको कैलकुलेट करना होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सैलरीज के अंदर अगर हम देख रहे हैं, अभी सैलरी हम रिवाइज कर रहे हैं, तो सैलरीज हेड में अगर हम जब किसी भी असेसी की इनकम को कंप्यूट करते हैं तो जो डिडक्शन आपको 16 सेक्शन 16 में मिल रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको केवल सैलरीज में ही मिलेगा। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप उसमें से ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को डिडक्ट करेंगे। अदरवाइज आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी दूसरी इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को ले सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो सेक्शन 14 आपको ये बात बोलता है कि आपको इनकम अगर आपको किसी एसएससी की कैलकुलेट करनी है तो वो डिफरेंट हेड्स में ही करनी है, और वो 5 हेड्स हैं, और उनमें से जो फर्स्ट हेड है वो है आपका सैलरी। सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने का है वो ये है कि सैलरी वहाँ आएगी जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, यानी पेयर और पेई, यानी पेयर और रेसिपिएंट के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होनी चाहिए। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कैसे होगी और उसमें क्या फीचर्स होंगे, जैसे आपका है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका उससे आपको पता पड़ेगा कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है। एक एम्प्लॉय जो होगा वो हमेशा आपके एम्प्लॉयर के डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविज़न में काम करेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, और एम्प्लॉयर के पास में हमेशा राइट होगा कि वो एम्प्लॉय को कभी भी टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहे तो उसको जॉब से निकाल भी सकता है, और एक रेगुलर रेमुनरेशन उसको मिलता रहेगा एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आजकल आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो भी रेमुनरेशन एम्प्लॉय को मिल रहा है या उस पर्सन को मिल रहा है वो सैलरी हेड में आएगा या नहीं आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन आप जब वो अटेम्प्ट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके अगेंस्ट में यहाँ पर हम इसको पॉइंट को समझते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होती है, जिसमें एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के लिए काम तो करता है लेकिन उसके डायरेक्ट सुपरविज़न और कंट्रोल में काम नहीं करता, इसीलिए यहाँ पर वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। इसलिए एजेंट जो है वो क्या है, वो एम्प्लॉय नहीं है, एक प्रिंसिपल का। कुछ ऐसे जैसे एग्जाम्पल के आप समझिए, जैसे मैंने दिया था एक डॉक्टर का एग्जाम्पल कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जो ओपीडी में आता है रेगुलर बेसिस पर, और वो अपने पेशेंट्स को चेक करते हैं। अगर वो ओटी में जाते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, और वो अपने टाइम से जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में हॉस्पिटल में अपना टाइम देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो इस केस में वो हॉस्पिटल के एम्प्लॉय नहीं हैं, क्योंकि वो अपना एक रेगुलर टाइम दे रहे हैं, वो ओपीडी में अपने पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने जा रहे हैं। डायरेक्ट कंट्रोल जिस यहाँ पर हॉस्पिटल का होना चाहिए वो नहीं है। वो दूसरे हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, उन्होंने टाइम दे रखा है कि वो मॉर्निंग में इस हॉस्पिटल में है, इवनिंग में दूसरे हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पर जो भी उनको रेमुनरेशन मिल रहा होगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी वाले हेड में नहीं आएगा। इसी तरीके से डायरेक्टर अगर किसी कंपनी में एज एम्प्लॉय है तब तो जो भी उसको कमीशन या जो मिल रहा है वो उसकी सैलरी में ऐड होगा, अदरवाइज वो उसके सैलरी का पार्ट नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि एग्ज़ाम में कई बार उस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, और वो है कि अगर किसी भी फर्म में फर्म और पार्टनर में आपका पार्टनर को जो भी फर्म की तरफ से सैलरी कमीशन बोनस मिल रहा है, चाहे वो इस नाम से मिल रहा हो, लेकिन वो उस पार्टनर की सैलरी में
में काउंट नहीं होगा, ये सैलरी हेड में नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनर और फर्म के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि पार्टनर क्या होगा, कोई भी पर्सन अपने आप को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। इसलिए जो भी इनकम, चाहे वो किसी भी नाम से हो, सैलरी के नाम से हो, कमीशन के नाम से हो, बोनस के नाम से पार्टनर को मिल रही है फर्म से, वो उसके पीजीबीपी के हेड में ही जाएगी, उसके सैलरी वाले हेड में नहीं काउंट होगी। ये आप पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें। तो एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये ध्यान रखें कि ये जो इनकम एक क्वेश्चन में दे रखी है, या एक एसएससी को जो रेमुनरेशन मिल रहा है, वो रेमुनरेशन सैलरी हेड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या उसका दूसरे हेड में, चाहे वो पीसीपीपी का हेड हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए। सैलरी का अगर हम देखते हैं कि सैलरी क्या चीज़ है, सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, तो सैलरी के अंदर आपका जो है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही पार्ट उसमें कवर। नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, जैसे कार दी उसको बिल्कुल फ्री में, अकोमोडेशन फ्री है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रहा है, या अगर वो रेंट फ्री नहीं है, अगर उसमें कुछ चार्ज भी ले रहा है, तो जो अगर यहाँ पर कुछ बेनिफिट अगर उसको मिल रहा है, वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट उसको में काउंट होगा, जो परक्विजिट्स के अंदर काउंट हो जाएगा और वो सैलरी का पार्ट होगा। इसी इलेक्ट्रिसिटी, गैस एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी बेनिफिट अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉय को मिलते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, वो अगर उस एम्प्लॉय को मिल रहे हैं तो वो सैलरी में उसके काउंट होंगे। एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समझने के लिए कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। एक सैलरी के अंदर आपका जैसे सैलरी पे स्केल है, मैं फॉर एग्जांपल कहूँ आपको कि किसी भी ग्रेड की एक सैलरी पे स्केल अगर इस तरीके से दे रखी है कि उसकी बेसिक पे ये है 37,500, ये फॉर एग्जांपल ये 1,45,500, तो यहाँ पर ये इसकी स्टार्टिंग बेसिक जो है वो ये होगी, उसमें एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो 1,000 का होगा, और ये तब तक ये इस ग्रेड में उस एम्प्लॉय को हर साल 1,000 का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा जब तक कि वो यहाँ 45,500 पे नहीं हुई। इसके आगे भी होता है, जैसे कि अगर इसमें अगर इंक्रीमेंट अगर 45,500 के बाद अगर उसको प्रमोशन मिल जाता है, जो ये पीरियड मेरे ख्याल से ये हो गया आपका 8 ईयर्स का, तो 8 ईयर्स में अगर उसको प्रमोशन मिल जाता है तब तो वो नेक्स्ट ग्रेड पे चला जाएगा। अदरवाइज़ इसमें भी फिर आगे की तरफ भी कई जगह होता है कि जैसे मान लो ये 2,000 हो गया और ये 61,500 तक चला गया, तो ये है कि 45,500 के बाद में उसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो बढ़ के 2,000 पर मंथ पर ईयर हो जाएगा, बेसिक में ऐड होगा। ठीक है। डीए की बात आती है तो डीए जनरली इस तरीके से एक्सप्रेस होता है कि वो कितना परसेंट है बेसिक का जैसे 80% हो गया, 90% हो गया। गवर्नमेंट में जैसे इस तरीके से होता है कि आपका डीए जो है गवर्नमेंट साल में 2 बार इंक्रीज़ करती है। 80 का जैसे 85 कर दिया, कभी 5% इंक्रीज़ हो गया, कभी 7% इंक्रीज़ हो गया। नॉर्मल बात करें तो डीए 2 तरीके के होंगे। एक तो आपका डीए होगा जो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, एक कहलाएगा आपका नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसका सिंपल मीनिंग में कि डीए जो आपके रिटायरिंग उस एम्प्लॉय के रिटायरिंग बेनिफिट्स की कैलकुलेशन में काम आ रहा है, या उसके रिटायरिंग बेनिफिट्स में काम नहीं आ रहा है। कई बार क्या होता है परसेंटेज में दिया जाता है कि डीए का 60% जो है वो आपका रिटायरिंग बेनिफिट्स में काम आ रहा है। तो ये जहाँ पर हम आगे जो अलाउंसेस वगैरह कैलकुलेट करेंगे वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझना है कि डीए अगर 60% उसका रिटायरिंग बेनिफिट में काम आ रहा है, तो जो सैलरी के अंदर आपको डीए दे रखा होगा उसका 60% ही हम उसकी सैलरी में काउंट करेंगे, जहाँ पर हमको कैलकुलेट करना होगा ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह के अलाउंसेस जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम इसको ध्यान से समझेंगे। इसी तरीके से आपका सैलरी इसमें डीए के बाद में अलाउंसेस वगैरह होते हैं जो में किसी भी एक एम्प्लॉय को मिलेंगे। एक एचआरए हो सकता है, मेडिकल अलाउंसेस, टीए, सीसीए, कन्वेंस अलाउंस वगैरह मिलते हैं। इस तरीके से कमीशन भी सैलरी का पार्ट हो जाएगा अगर एक एम्प्लॉय को मिल रहा है। ध्यान रखना है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से अगर कमीशन मिल रहा है तो वो हमेशा सैलरी का पार्ट होगा, चाहे कमीशन के लिए अगर सेपरेट एग्रीमेंट उसने कर रखा हो। फिर भी अगर एक एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉयर से कुछ भी कमीशन मिल रहा है तो वो हमेशा सैलरी का ही पार्ट होगा, अलग से वो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं जाएगा वो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में जनरली एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक छोटा सा पॉइंट, एक क्रक्स होता है, उसी को
को टेस्ट करने के लिए एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूरा बना देता है, लेकिन वो एक छोटी सी पॉइंट को ही टेस्ट कर लेता है कि जैसे मान लो यहाँ पर आपको को एक क्वेश्चन बना दिया और उसमें आपसे सिर्फ ये चीज़ क्रक्स रही कि इसके अंदर ये कमीशन वाला पार्ट्स है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को उसने आपको टेस्ट कर लिया कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है या नहीं। सैलरीज को समझने के लिए या सैलरी किसी पर्सन या किसी भी एसएससी की अगर हम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको कैलकुलेट करने के प्रोविजंस जो हैं वो 3 प्रोविजंस में 3 सेक्शंस में पूरे सैलरीज कवर हो गई। एक है सेक्शन 15, 16 और 17। ठीक है, आपका सेक्शन 15 है आपका चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 16 आपका डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज है और सेक्शन 17 जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें आपका सैलरी परक्यूजिट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट किस तरीके से करना है ये सब चला जाता है सेक्शन 17 में और वो सबसे लंबा सेक्शन भी है। चार्जिंग सेक्शन आपका है सेक्शन 15, वो कहता है कि एक सैलरी जो आप एक एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो सैलरी को हम 2 बेसिस पर चार्ज करेंगे, जो भी पहले होगा। यानी कि एक तो ड्यू बेसिस हो गई कि अगर एक सैलरी जहाँ पर उसकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन उसको सैलरी नहीं मिली, एम्प्लॉय ने काम किया उसकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन सैलरी उसको उसमें नहीं मिली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि हम एक फाइनेंशियल ईयर मैंने लिया 2024-25, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। इसमें मार्च 31 के पीरियड में उसकी मार्च की सैलरी 31 को ड्यू हुई, लेकिन एम्प्लॉयर ने वो सैलरी जो एक एम्प्लॉय को है वो मार्च की सैलरी जाकर के उसको दी 15 को। नॉर्मली जैसे मान लो अगर वो 7 को देता है फॉर एग्जांपल, अगर वो उसने सैलरी 7 को दी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गई, लेकिन यहाँ पे ड्यू बेसिस पे क्या होगा, वो सैलरी इस फाइनेंशियल ईयर में ही काउंट हो जाएगी क्योंकि वो सैलरी ड्यू कब हो गई, मार्च 31 को हो गई। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सैलरी आपको पेड हो गई पहले और ड्यू नहीं हुई तब भी हम उसको क्या करेंगे, चार्ज कर लेंगे और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा जब वो आपको रिसीव हो गई, पे हो गई। यानी कि ड्यू पर हमने देख लिया कि जो ड्यू अगर पहले हुई तो ड्यू बेसिस पे मिल जाएगा, उसको चार्ज करना है, और अगर वो रिसीव अगर पहले हो गई तो रिसीव बेसिस पे। यहाँ पर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करें, अगर एक एम्प्लॉय कहता है कि उसे अप्रैल की जो सैलरी है वो एडवांस में मार्च में चाहिए, हो सकता है वो अगर मार्च में उसके लिए अप्लाई भी कर देता है, मार्च में सपोज करो उसकी उस एप्लीकेशन को एम्प्लॉयर ओके कर देता है और मार्च 31 को वो उसकी में मार्च की सैलरी प्लस अप्रैल की सैलरी वो उसको मार्च 31 को दे देता है। यहाँ पे वो एडवांस हो गई, अप्रैल की सैलरी उसने मार्च में ही दे दी, तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में ही काउंट हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना कि एडवांस सैलरी अगर रिसिट बेसिस पे अगर आपको मिल गई तो वो इसमें काउंट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर मार्च प्लस अगर उसने एडवांस सैलरी डिमांड करी और उसको एम्प्लॉयर ने एडवांस सैलरी दे भी दी, लेकिन वो एम्प्लॉयर ने एडवांस सैलरी उसको अगर मार्च मान लो 2 को दे दी, और ये अप्रैल 2 को उसने ये सैलरी दे दी और अप्रैल 2 को ये अगर सैलरी उसने मार्च प्लस अप्रैल ये दोनों की सैलरी उसने 2 अप्रैल को उसने ये सैलरी उस एम्प्लॉय को दे दी। यहाँ पर वो मार्च की सैलरी तो क्या दे रहा है, ड्यू बेसिस पर क्योंकि मार्च की हो गई, लेकिन अप्रैल की सैलरी वो दे रहा है उसको एडवांस पे। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, सिर्फ मार्च की सैलरी ही काउंट होगी, अप्रैल की नहीं होगी, क्योंकि उसको अप्रैल की सैलरी 31 मार्च को वो सैलरी ड्यू नहीं हुई, एडवांस सैलरी मिली भी उसको कौन से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके मिली है, तो वो यहाँ पर उसको भले ही एडवांस मिली हो लेकिन सैलरी हम केवल मार्च वाली ही यहाँ पर काउंट करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, एडवांस सैलरी यहाँ पे उसको अप्रैल 1 को भी मिल जाती तब भी वो सैलरी क्या होगा, उसके इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में काउंट नहीं होगी। अगर वो मार्च 31 को मिलेगी तभी वो काउंट होगी। तो सैलरी आपको क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है कि आपको रिसिप्ट या ड्यू बेसिस पर जो भी पहले होगा उसमें अगर आपको सैलरी मिल जाती है तो वो सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी उस ईयर में और वहाँ पर उस पर आपको टैक्स देना होगा। एरियर ऑफ सैलरी क्या कहलाता है, एक एरियर कहलाता है एक्चुअली कि जैसे पास्ट पीरियड की सैलरीज हैं
वो एम्प्लॉयर ने नहीं दी, किसी भी रीज़न से नहीं दी, या कोई किसी तरह के पास बेसिस पर आपका इंक्रीमेंट लगा और वो इंक्रीमेंट आपको अब मिल रहा है, तो वो एरियर ऑफ सैलरी कहलाएगा, और जिस समय वो आपको मिलेगा, जिस ईयर में, उस समय वो चार्जेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना। और ये हमने देख लिया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सैलरी से रिलेटेड, कि अगर मान लो सैलरी, चाहे वो एक एम्प्लॉय जो है, कोई भी एम्प्लॉय एसएससी आपका या तो फुल टाइम काम कर रहा हो या पार्ट टाइम काम कर रहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन है, जिसमें उसको जो भी रेमुनरेशन मिल रहा है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बेस पे मिल रहा है, तो वो सैलरी के हेड में ही काउंट होगा, चाहे वो पार्ट टाइम काम कर रहा हो, फुल टाइम काम कर रहा हो, या कैसे भी काम कर रहा हो। ठीक है, एडवांस सैलरी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें, कि अगर वो एक किसी पीरियड की सैलरी अगर उसको एडवांस में मिल गई, तो वो रिसिप्ट बेसिस पर उसमें चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। एक होता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। तो एक एग्जामिनर ये भी टेस्ट कर सकता है, एडवांस सैलरी लिखा हो, एडवांस अगेंस्ट सैलरी लिखा हो, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी एक्चुअली लोन अमाउंट होता है। एक किसी सैलरी के अगेंस्ट में एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से एक अमाउंट एज ए लोन लिया, जिसको कि उसे वापस से वो रीपे कर देता है। तो ये क्योंकि एक लोन अमाउंट है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। एडवांस अगेंस्ट सैलरी हेड अगर उसमें आपके क्वेश्चन में आ रहा है, तो वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा, उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। एरियर ऑफ सैलरी, जैसा कि मैंने बताया, वो जब मिलेगी, पुरानी सैलरी अगर किसी बेसिस पे अगर वो नहीं मिल पाई है, डिस्प्यूट हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से वो पास पीरियड की सैलरी अगर एम्प्लॉयर आपको अब दे रहा है, तो वो एरियर ऑफ सैलरी होगी, और वो आपको जब मिलेगी तो वो उस बेसिस पर, वो रिसिप्ट बेसिस पर आपके पर वो टैक्सेबल हो जाएगी। फोरगो ऑफ सैलरी, फोरगो ऑफ सैलरी का मतलब हुआ कि एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी को किसी भी रीज़न से, उसने एक सैलरी रिसीव नहीं करी, रिसिप्ट मन, और उसको अपने एम्प्लॉयर को कहा कि ये सैलरी मुझे नहीं चाहिए, इसकी जगह आप ये सैलरी डोनेट कर दो या किसी और को दे दो, या उसने लेने से मना कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसने अपनी वो सैलरी छोड़ दी, फॉरगो कर दी। तो उस केस में भी क्या होगा कि ऐसा नहीं कि उसको सैलरी अगर उसे नहीं मिली, रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ पर वो टैक्सेबल नहीं होगी। टैक्सेबल वो होगी और उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसने सैलरी रिसीव नहीं करी हो, क्योंकि यहाँ पर वो अमाउंट जो राइट टू रिसीव द सैलरी है वो तो उसका रहता है, वो रिसीव करे ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट टू रिसीव सैलरी उसका है, और वो उसको सैलरी उसको ड्यू हुई है। ठीक है, अब सैलरी उसने रिसीव नहीं करी, तब भी उसको क्या होगा, ड्यू बेसिस पर उसको टैक्स उस पर देना होगा। लेकिन एक अलग चीज़ है सरेंडर ऑफ सैलरी। अगर यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर देता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करता है, तो एक आपका है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एग्जामिशन फ्रॉम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें वो सैलरी जो उसने सरेंडर की है उस पर उसको टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पूरी सैलरी दे चुका है। तो जो 30% मैक्सिमम टैक्स है, उसकी बजाय वो उसने पूरी सैलरी दे दी, तो उस पर क्या, तो टैक्स लगेगा।